प्रस्तुतिकरण के लिए सादर निवेदन करूंगा। और मेरा एक निवेदन है सर आपसे जी जी कि जब आपकी प्रस्तुति हो जाएगी तो हम लोग आपसे एक कविता सुनना चाहेंगे। ठीक है, जरूर जरूर। क्योंकि आप एक देश के जाने माने ऐसे कवि हैं, युवा कवि जब मैं कहूँ तो मैं एक कविता भी आपकी पढ़ते हुए मैंने लिखा भी है जी कि जब हंसता है कोई किसान, जी जी वह हंसी होती है महज चेहरों की शोभा, जिसका रहस्य नहीं जानता हंसने वाला, सचमुच की हंसी उठती है रोम रोम में, जब हंसना है कोई जो हंसता है कोई किसान तबीयत से, जब जब हंसता है कोई किसान तबीयत से, खिल उठती है कायनात। इतनी अच्छी कविता पढ़ने को मिला मुझे और मैं पढ़ते रहता हूँ। एक अच्छे मैं बहुत सारी जानकारी आपसे प्राप्त होते रहती है। मैं सर अंत में आपसे निवेदन करूंगा जी 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 कविता भी आपसे हम लोग सुनेंगे। जरूर जरूर धन्यवाद सर। जरूर। मैं आपको प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय प्रसाद श्रीवास्तव जी। और अच्छा, जी 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 मैं कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत सारे शिक्षक और शोधार्थी जुड़े हुए हैं जिनसे बातचीत का आज अवसर है। और मैं थोड़ा उम्र तो पुरानी नहीं है, लेकिन अध्यापक मैं पुराने ढंग का हूँ, तो परंपरागत ढंग से ही मैं बात करूंगा आपसे। तमाम जो आज का एक तरह से विषय है, मुद्दा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद आप लोगों की ओर से यदि कुछ कोई सवाल आएगा, कोई जिज्ञासा होगी, तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। आज जैसी चर्चा हुई है कि विधा विचार में हम लोग कविता के बारे में बात करेंगे कि कविता है क्या, उसका सौंदर्य शास्त्र, जैसा कि पूरा विषय ही है कि मतलब विधा और सौंदर्य शास्त्र पर विचार करना है। और हम सब जानते हैं कि जो सौंदर्य शास्त्र का प्रश्न है वो एक बड़ा प्रश्न है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बिना हम साहित्य की कोई चर्चा पूरी कर ही नहीं सकते। और यह भी जानना चाहिए जो लोग नए हैं, अभी आ रहे हैं हिंदी की दुनिया में या साहित्य की दुनिया में, कि आरंभिक तौर पर जब हमारे वहाँ बातचीत होती रही तमाम चीजें, तो सौंदर्य शास्त्र एक बड़ा पद है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सामान्यतः बहुत दिनों तक इसे जो काव्य शास्त्र है उसके पर्याय के रूप में भी स्वीकार किया गया। अब भी लोग करते हैं उसके पर्याय के रूप में इसका प्रयोग। लेकिन सौंदर्य शास्त्र में सिर्फ काव्य शास्त्र का ही पक्ष नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे दूसरे पहलू भी शामिल हो जाते हैं। जब हम उधर आएंगे तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे उसकी। एक बड़ा पद है, बृहत्तर पद है सौंदर्य शास्त्र। और जहां तक कविता की बात है, अगर हम कविता की बात करें तो कविता है क्या चीज, सबसे पहले तो इसी पर विचार करना चाहिए। छंद पर विचार करने से पहले कि तमाम तरह के जो छंद हैं, और आज जो समकालीन कविता है, मेरी एक कविता अभी डॉक्टर साहब पढ़ रहे थे, आप सबने उसको सुना होगा। तो ये मुक्त छंद की कविता है, अतुकांत भी कह सकते हैं आप, इसमें कोई तुक नहीं है, कविता है, एक आंतरिक लय है कविता में। हम इस पर विचार करेंगे आकर। तो कविता है क्या, सबसे पहले तो यही सोचना चाहिए, यही जानना चाहिए। जब हम अपने विद्यार्थियों से बात करते हैं या करेंगे, और एक कविता लेकर जब हम उनके सामने खड़े होते हैं, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त की कविता हो, जयशंकर प्रसाद की कविता हो, या भक्त कवियों की कविता हो, या गे की हो, या किसी बिल्कुल नए कवि की कविता हो, हमारे हाथ में एक रचना होती है। सामान्यतः हम करते क्या हैं कि हम उसको पढ़ाने लगते हैं अपने विद्यार्थियों को, उसका अर्थ समझाने लगते हैं अपने विद्यार्थियों को, और कई बार हम शब्दार्थ तक सीमित रह जाते हैं कविताओं को पढ़ाते हुए। लेकिन अपने आप में कविता है क्या चीज? कभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कविता जो है वो शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह का साधन है। यानी कि अपने अलावा जो दुनिया है, उस दुनिया के साथ एक आत्मीय रिश्ता बनाने का काम करती है कविता। हमें जोड़ती है दुनिया से, दुनिया के सौंदर्य से, उसके दुख से, सुख से, राग से, विराग से जोड़ती है कविता हमें। अगर मैं इसे नए ढंग से कहता हूं, नए ढंग से सोचता हूं, आज भी मैं एक और व्याख्यान में कह रहा था
कि कविता मनुष्यता की प्रार्थना है। एक और शब्दावली में अगर मैं इसे कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि कविता मनुष्यता का जीव द्रव्य है। ये जीव विज्ञान का शब्द है, प्रोटोप्लाज्म अंग्रेजी में कहते हैं इसे, जीव द्रव्य को। और जो लोग विज्ञान की पृष्ठभूमि से हैं वे जानते होंगे कि प्रोटोप्लाज्म की क्या भूमिका होती है मनुष्य के की देह में, मनुष्य के शरीर में प्रोटोप्लाज्म क्या भूमिका निभाता है। हमारा जीवन उसी पर निर्भर करता है, हमारा जीवित होना उस पर निर्भर करता है। तो कविता जो है वो मनुष्यता का प्रोटोप्लाज्म है, मनुष्यता का जीव द्रव्य है। आप सोचें, सबसे पहले सोचें, छंद की परंपरागत अध्ययन पर आने से पहले सोचें कि कविता लगभग सृष्टि के आरंभ से, जब मनुष्य ने बोलना सीखा, थोड़ा श्रम की ओर बढ़ा, एक समाज बनाने की ओर बढ़ा, तब से कविता उसके साथ है। आप लोकगीतों को याद करें, लोकगीतों का कोई एक कवि नहीं है। हम नहीं जानते कि लोकगीत किसने रचे, लेकिन लोकगीत कंठ में बसे हुए हैं। जो श्रमजीवी जनता है उसके कंठ में लोकगीत पूरी तरह बसे हुए हैं। उसके बिना काम नहीं चलता। खेतों में काम करते हुए, श्रम करते हुए, वे लोकगीत श्रमशील जनता के सहयात्री बन जाते हैं, उनकी कैथारसिस करते हैं, उनका विरेचन करते हैं। यानी कि जब कोई साथ नहीं है तो कविता साथ है। ये ताकत है कविता की। जब कोई आपके पास आसपास भी नहीं है, आप अकेले गुनगुना सकते हैं कविता, और आपको लगेगा कि कोई आपसे बोल रहा है, आपसे बतिया रहा है। आप तब अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। जैसे ही कविता आपके पास आती है, आपके पास एक दोस्त हो जाता है, एक साथी आपको मिल जाता है। ऐसी भूमिका कोई दूसरा निभाने वाला नहीं है हमारे पास। और सबकी उपस्थिति कई बार खलल भी डालती है, लेकिन कविता की उपस्थिति खलल नहीं डालती। आप याद करें, आप जब सुख के क्षणों में होते हैं, कोई न कोई गीत आपके कंठ में से निकल आता है बाहर, कोई पंक्ति निकल आती है। कई बार तो आप स्वयं कोई एक दो पंक्ति रच लेते हैं, भले ही उसका छंद सुदृढ़ ना हो, उसका मीटर सुदृढ़ ना हो, लेकिन आप रच लेते हैं, बन जाती है। कई बार तुक के सहारे आप अपनी बात कह लेते हैं। तो कविता का यह रिश्ता है मनुष्य के साथ, आपके दुख की साथी है, आपके सुख की साथी है। जब बहुत विषाद होता है तब भी कई बार कोई पंक्ति अधरों पर आ जाती है, कविता आ जाती है। वो सिर्फ भक्त कवियों की नहीं आती, लोकगीतों से भी आती है। कई बार सिनेमा की कविता भी आपके होठों पर आ जाती है। तो कविता के साथ, जब कविता जैसी विधा पर हमें विचार करना हो, तो हम बहुत मैकेनिक, मतलब क्या कह सकते हैं उसे, बहुत यांत्रिक नहीं हो सकते। हम बहुत मशीनी ढंग से कविता पर विचार नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑक्सीजन है। शमशेर बहादुर सिंह जैसा एक बड़ा कवि, अगर उधर कहें तो एक विचारधारा के लिए उन्होंने कहा कि वो ऑक्सीजन है। मैं कहता हूं कि कविता ऑक्सीजन है किसी भी संवेदनशील मनुष्य के लिए, एक ऐसे मनुष्य के लिए जिसकी मनुष्य में आस्था है, जिसके रिश्तों में आस्था है, जो सिर्फ अपने लिए जीवित नहीं रहता है, जिसके जीवन में अन्य के लिए अवकाश है। मैं बार बार इसे कहता हूं कि महान भारतीयता इसी में है कि हमने बराबर, जब वसुधैव कुटुंबकम कहा, तो अन्य के लिए अवकाश सृजित किया हमने, दूसरों के लिए स्पेस बनाया हमने। ये महान भारतीयता है। कविता भी यही करती है, अन्य के लिए स्पेस बनाने का काम करती है। हमारे जीवन में वो हमें भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बनाती है कि हम सिर्फ स्वकेंद्रित नहीं रह सकते, हम अपने लिए नहीं सोच सकते, हम बराबर दूसरों के लिए भी सोचते हैं, अन्य के लिए सोचते हैं, उनके दुखों से प्रभावित होते हैं। तो आप याद करें, हमारे आदि कवि ने जो पहली बार उनकी वाणी से कविता निकली, वो क्या है कविता? वह भी अन्य के लिए अवकाश का ही मामला है। पक्षी का विषाद है, पक्षी के विषाद को उन्होंने वाणी दी। जो बोल नहीं सकता, जो अपनी बात कह नहीं सकता, कवि ने
उसकी बात की, उसके दुख को वाणी दी। तो कविता, एक कवि लिखता है लेकिन वो हजारों लाखों कंठ की बात कहता है उसमें। और कवि भौतिक रूप से बीत जाता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन कविता अजर और अमर होती है, वो नहीं मरती। आज हम आदि कवि को याद कर रहे हैं, वाल्मीकि को याद कर रहे हैं। उनको गए तो कितना समय बीत गया, कालिदास को गए कितना समय बीत गया, तुलसी, कबीर, रैदास को गए कितना समय बीत गया, मीरा को गए कितना समय बीत गया, लेकिन उनकी कविताएं हैं, और उनकी कविताएं हैं इसलिए रचनात्मक रूप से वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। भौतिक काया को तो जाना होता है। तो कविता सिर्फ, और एक तरह से उनकी कविताएं पढ़ करके हम भी एक तरह से अपने जीवन का विस्तार कर लेते हैं। तो आज हम लोग एक ऐसी विधा पर बात कर रहे हैं। आज हम लोग साहित्य पर, जब साहित्य मात्र अमरत्व की मतलब अमर चीज है, उसमें भी हम लोग कविता जैसी विधा पर बात कर रहे हैं, जो कह सकते हैं कि सबसे पुरानी विधा है साहित्य के रूप में। साहित्य शास्त्र जब हमारे वहां बना तो नाटक केंद्रित है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा हमारे वहां, सौंदर्य शास्त्र की बात का प्रसंग आया है, आएगा। लेकिन याद करिए, रखिए कि उन दिनों भी नाटक लिखने की जो एक तरह से कह सकते हैं कि जिसमें लिखा जाता था वो कविता में ही लिखा जाता था। बाद में गद्य का विकास हुआ और खूब अच्छा विकास हुआ। हमारे वहां बाणभट्ट जैसे बड़े गद्यकार हुए संस्कृत में, और हिंदी में तो आप तमाम गद्यकारों को जानते ही हैं, गद्य लिखने वालों को जानते ही हैं। तो मित्रों, कविता पर जब भी विचार करें तो एक तरह से उसका जो दार्शनिक पक्ष है पहले उस पर विचार करना चाहिए, जो मैं आपसे अभी निवेदन कर रहा था कि कविता क्या है। सबसे पहले तो अपने विद्यार्थी को यह बताएं, क्योंकि अगर वह यह नहीं जानेगा तो तमाम कविताओं के शब्दार्थ उसके किसी काम नहीं आएंगे सिवाय परीक्षा पास करने के। तो साहित्य के अध्यापक की भूमिका यह नहीं होती कि वह अपने विद्यार्थी को परीक्षा पास करा दे। साहित्य के अध्यापक की भूमिका यह होती है कि अपने विद्यार्थी को इस तरह तैयार करे कि वह जीवन की परीक्षा पास कर ले। और जब जीवन की परीक्षा पास करने का मामला आएगा तो यह जो बीच की परीक्षा है, कक्षाओं वाली परीक्षा है, यह तो स्वाभाविक रूप से पार हो जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको तब पार होना ही होना है। तो सबसे पहले मित्रों, जब भी बात करें अपने विद्यार्थियों से आप या स्वयं विचार करें तो कविता के दार्शनिक पक्ष पर विचार करें कि कविता है क्या। कविता क्या सिर्फ मतलब संगीत का एक मामला है? संगीत का एक मामला है कि उसमें कुछ तुकांत हैं। हालांकि संस्कृत कविताओं में तुकांत इस तरह नहीं होते जिस तरह हिंदी कविताओं में तुकांत की बात होती है, छंद की कविताओं में। तो क्या कविता सिर्फ छंद का मामला है? क्या कविता सिर्फ तुक का मामला है? क्या कविता सिर्फ गायन का मामला है? नहीं, कविता सिर्फ इतनी चीज नहीं है। कविता आत्मा का रसायन बनाने वाली चीज है। वह आपको जो आप हैं, कविता पढ़ने से ठीक पहले आप जो हैं, कविता पढ़ने के बाद भी अगर आप वही रह गए, इसका मतलब या तो कविता में कोई सत्व नहीं है या आप कविता को ग्रहण नहीं कर पाए। दो में से एक चीज तो है, या तो वह कविता बस ऐसे ही है, शब्दों का खेला है, और या तो फिर आप में कहीं कुछ झमेला है कि आप समझ तो नहीं पाए उसको। कविता में अगर दम है, कविता में अगर सौंदर्य है, कथ्य और रूप दोनों का, उसकी प्राण वस्तु अगर मजबूत है, तो वह आपको वही नहीं रहने देगी जो आप कविता पढ़ने से ठीक पहले थे। आपका भाव पक्ष बदल जाएगा, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। आपको ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जीवन में, यदि आप कभी संवाद करें
तो लोग बताएंगे कि कैसे साहित्यिक कृतियों ने उनका जीवन बदल दिया। तो हम जो साहित्य के अध्यापक हैं, हमारी भूमिका, जो मैंने आपसे निवेदन किया थोड़ी देर पहले, हमारी भूमिका बड़ी है, बड़ी है। हमें सिर्फ एक फर्ज अदायगी तक सीमित नहीं रहना है, नहीं रहना है। जब हम किसी की कविता पढ़ा रहे होते हैं, वो आदिकालीन कवि की कविता पढ़ा रहे हो, मध्यकालीन कवि की कविता पढ़ा रहे हो, या समकालीन कवि की कविता पढ़ा रहे हो, आप देखें, अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं, अगर आपने सचमुच कविता को महसूस किया है, उसका स्वाद लिया है, तो आप की कक्षा का पूरा पर्यावरण ही अलग होगा, सब पूरा माहौल अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। अभी मैं कुछ कविताओं के माध्यम से ये बात करूंगा कि कैसे इन कविताओं को पढ़ा जाता रहा और कैसे इन कविताओं को पढ़ा जाना चाहिए था। जब हम छंद की कुछ कविताओं पर बात करते हुए आएंगे, आपके वहां जो चीज है, ये छंद के बहुत सारे प्रकार पर बात हो सकती है कि छंद के कितने रूप हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि द्विपंक्तीय छंद है, तो दोहा आप सब जानते हैं, दोहा एक बहुत प्रभावशाली छंद है हिंदी का। बल्कि उर्दू में जो गजल है, गजल में जो शेर होते हैं, वो जो शेर का प्रभाव रहता है, अक्सर आपने सुना होगा, लोग दोहराते रहते हैं, अच्छा ये शेर सुनिए, ये देखिए क्या कहा है शायर ने। दोहा में लगभग वही ताकत होती है। कबीरदास कंठ में इसीलिए हैं क्योंकि उनके दोहे जो हैं, दोहों में तो जीवन है ही, उस विधा के रूप में भी दोहा एक अत्यंत प्रभावशाली विधा है। तो छंद कई तरह के हो सकते हैं, एक पंक्तीय छंद, द्विपंक्तीय छंद। आप पढ़ने पढ़ाने के लिए आपको इसको इस तरह देख सकते हैं। और दोहा के बारे में अब मैं अगर 13-11 की मात्राओं की बात यहाँ नहीं करूंगा, ये आप अपने ढंग से देखिएगा कि दोहा के प्रथम चरण में 13, द्वितीय में 11, फिर तृतीय में 13 और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। और जो प्रथम चरण का अंत जो है वो दीर्घ पर होना चाहिए, चतुर्थ का अंत भी दीर्घ पर, तीसरे का भी अंत दीर्घ पर होना चाहिए, और जो दूसरा और चौथा चरण है वो ह्रस्व के साथ होना चाहिए। तो कविता में ये मतलब उसका छंद विधान है। अब इस तरह हम लोग विचार करेंगे तो बहुत लंबा विधान होगा। मैं कुछ कुछ बातें करते हुए आपको समकालीन कविता तक ले चलना चाहता हूं, और समकालीन कविता के पास इसलिए ले चलना चाहता हूं कि हमारे अध्यापकों को मध्यकाल की कविता पढ़ाते हुए उतनी तकलीफ नहीं होती, छायावाद तक की कविता पढ़ाते हुए उन्हें तकलीफ नहीं होती, लेकिन जैसे वो प्रयोगवाद नई कविता की ओर आते हैं, समकालीन कविता की ओर आते हैं, या कई बार उनको लगता है कि जो कवि कह रहा है, कई बार तो उन्हीं तक वो लगता है कि बात नहीं पहुंच रही है, और कई बार उन तक पहुंचती है तो वो विद्यार्थी तक नहीं पहुंचा पाते। उनको लगता है कि ये गद्य में कही गई बात है। देखिए मित्रों, यदि कहानी गद्य में है, कोई चिंतन गद्य में है, और वो आप अपने विद्यार्थी तक पहुंचा सकते हैं, तो गद्य में लिखी गई कविता क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं आप? हम नहीं पहुंचा पाते क्योंकि हम उसके सौंदर्य शास्त्र को ठीक से नहीं समझ पाते, हम उसके जो उसका पूरा रूप विधान है उसको नहीं समझ पाते, और कई बार उसके माध्यम से जो अर्थ संकेत हैं हम उनको भी नहीं पकड़ पाते, और अपने विद्यार्थी को भी उसका कोई सूत, कोई स्रोत, कोई रास्ता, कोई डोर पकड़ा नहीं पाते हैं। ये दिक्कत रहती है। तो ये जो तमाम चीजें हैं इनको हमें देखते हुए आगे बढ़ना है कि दोहा है, सोरठा है, ये सब इसमें आ जाते हैं। इसी तरह से तीन पंक्तियों का छंद, कई तरह के छंद आपको मिलते चले जाएंगे। आपको तरह तरह के नाम आपने सुने होंगे कविता में, कई तरह के बाहर से भी आए हुए छंद हैं। जैसे सोनेट था, त्रिलोचन शास्त्री ने बहुत से सोनेट लिखे। आप त्रिलोचन की कविताएं अगर पढ़ेंगे तो आपको वहां मिलेगा। चार पंक्तियों वाले तो आपने बहुत सारे छंद सुने होंगे, और आजकल बहुत सारे जो मंचीय कवि हैं वो जो कहते हैं कि चार पंक्तियां सुनी, मुक्तक भी कहते हैं उसे। उर्दू में इसी को रुबाई कहने की परंपरा रही है, रुबाई कहते हैं उधर उर्दू में लोग उन चार पंक्तियों की कविता को। उसका अपना एक छंद विधान है रुबाई का।
हमारे वहाँ मुक्तक का अपना रूप विधान है, 4 पंक्तियों की कविता का। आजकल के मतलब सबसे जो लोकप्रिय मंच के कवि हैं कुमार विश्वास, वो अक्सर जो सुनाते हैं वो यही 4 पंक्तियों की कविता ही सुनाते हैं। उसके बाद कभी कभी गीत भी सुना देते हैं वो, लेकिन मंच पर इसका मंचीय कविता में ये खूब है, 4 पंक्तियों की कविता का स्रोत खूब चल रहा है आजकल। तो ये बहुत सारे इस तरह की चीज आपके पास आ जाएंगी, रहती हैं, इनको देखते जाएं। गीति काव्य का मामला एक महत्वपूर्ण चीज है। गीति काव्य को समझना इसलिए जरूरी क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप अध्यापक के रूप में विचार करेंगे और देखेंगे तो यह एक महत्वपूर्ण चीज है। गीत क्या है, सबसे पहले तो यह भी जानना जरूरी है कि गीत क्या है। और आप देखें कि हिंदी में लोकगीतों की बात अलग है। मैंने लोकगीतों से अपनी बात शुरू की थी। जाहिर है कि गीत का एक रिश्ता बनता है उसके साथ, लेकिन जो साहित्यिक गीत हैं जिसका शिखर महादेवी वर्मा है, अगर महादेवी वर्मा के गीत आप सबके कंठ में होंगे, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिटा चली, जाग तुझको दूर जाना, या यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, कोई भी गीत महादेवी जी का उठा लीजिए, या निराला के जो गीत हैं, गीतिका के गीत हैं या और भी गीत हैं, उनको बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, यह घाट वही जिस पर हंसकर कभी नहाती थी वह, हंसकर आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु। तो ये इस तरह के जो गीत हैं, या और भी निराला के गीत आप देखेंगे। और थोड़ा और पीछे चलेंगे तो मैथिली शरण गुप्त के वहां जब यशोधरा में वो बीच में आते हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। तो यह गीत काव्य है, ठीक है ना। गीति नाट्य भी आप को मालूम है कि गीति नाट्य भी होते रहे हैं, जिनका पूरा रूप विधान गीतों से भरा हुआ होता है, उसी में सारी चीजें होती हैं। तो गीतों का एक बड़ा असर रहा है साहित्य की, मतलब पढ़ने वाले दुनिया में भी और मंच की दुनिया में भी गीतों ने बहुत असर डाला। एक समय में मंचों पर, हिंदी कविता के मंचों पर तो गीत ही सुनाए जाते थे। हमारे बड़े कवियों को छोड़ दें, छायावाद तक के कवियों को या छायावाद उत्तर कवियों को, बच्चन जी और रामधारी सिंह दिनकर को भी छोड़ दें, तो उसके बाद गोपाल दास नीरज हों, रमानाथ अवस्थी हों, या बहुत बाद तक के अभी कुंवर बेचैन हों, ये सब लोग तो गीत ही सुनाते रहे लंबे समय तक। फिर अचानक हिंदी के कवि भी, जो मंच के कवि थे, वो गजलों की ओर मुड़े और वो अशार पढ़ने लगे मंचों पर। अच्छी बात है, विस्तार होना चाहिए विधाओं का, और हिंदी समृद्ध हुई है। जैसे मैंने कहा कि सोनेट बाहर से आया, तो सोनेट भी लिया हम लोगों ने, बहुत सारी विधाएं पश्चिम से आई और हिंदी में उसका अभिग्रहण कर लिया गया, अडॉप्ट कर ली गई वो, और आजकल उनमें लिखने का है। लोकगीत पर मैं बात कर चुका हूं। लोकगीत के बिना, बल्कि आरंभिक तौर पर बात कोई भी कविता पर अगर करनी हो तो उसके दार्शनिक पक्ष के पर बात करने के साथ साथ लोकगीतों पर ही बात की जानी चाहिए, क्योंकि आरंभ वहीं से होता है। और अब तो बाद में लोकगीतों का एक प्रकार ऐसा भी आया जिनके कवियों के बारे में आप जानते हैं, जैसे बिरहा का एक प्रकार है। तो उसमें तो जो बाद में बिरहा लिखने वाले हैं उसमें अपना नाम भी डाल देते हैं आखिर में, गाने वाले ही अक्सर लिखते हैं। तो इस तरह की चीजें भी आई। लेकिन जो परंपरागत लोकगीत हैं, जो तमाम श्रम आधारित हैं, चाहे वो स्त्रियों के हों या श्रमिकों के हों, उनका तो कोई कवि पता नहीं किसी को कि कौन है। राम नरेश त्रिपाठी ने तमाम लोकगीतों का संकलन किया है। देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों का संकलन किया है। कभी आपको समय मिले तो इन संकलनों से गुजरिएगा। विद्यानिवास मिश्र जी ने किया है, भोजपुरी के लोकगीतों का संकलन किया है। तो कभी अगर मौका मिले तो इन लोकगीतों से गुजरिएगा और देखिएगा, तो ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी और मिलेंगी। कविता की एक परंपरा ये भी रही है जो मतलब जिसमें तमाम लोक गाथाओं को लिया गया है।
यहीं पर मैं बात करूं कि प्रबंध काव्य के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए। प्रबंध काव्य दो तरह के होते हैं, एक महाकाव्य और एक खंड काव्य। और हमारे वहाँ महाकाव्यों से आप परिचित हैं, रामचरितमानस हो, पद्मावत हो, ये सब महाकाव्य हैं। और खंड काव्य के रूप में अगर आपको देखना हो तो अभी मैंने जैसे यशोधरा का जिक्र किया, यशोधरा खंड काव्य है। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर का जो है वो खंड काव्य है। तो महाकाव्य का वितान बड़ा होता है। उसमें एक तरह से कह सकते हैं आप कि कहानी और उपन्यास जैसा अंतर तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ उस तरह की चीज को आप महसूस कर सकते हैं इसमें। शिल्प लगभग एक जैसा ही होता है महाकाव्य और खंड काव्य का, लेकिन परिधि का अंतर हो जाता है, परिधि में बहुत फर्क आ जाता है। कथा के आधार पर ही खंड काव्य भी रचे जाते हैं और महाकाव्य भी रचे जाते हैं। वो मुक्तक नहीं हो सकते, मुक्तक कविताएं नहीं हो सकती। एक कथा होती है और उसका पूरा निर्वाह खंड काव्य में भी करना होता है और महाकाव्य में भी करना होता है। खंड काव्य में जीवन का कोई एक पक्ष ले सकते हैं आप, कथा का कोई एक पक्ष ले सकते हैं आप, और लिया भी गया है। जैसे रश्मिरथी है, वो पूरा महाभारत नहीं है, कर्ण पर केंद्रित है और उसमें भी एक खास ढंग से कर्ण को प्रस्तुत किया गया है। साकेत जो है वो पूरी तरह रामचरितमानस या मतलब राम कथा पूरी नहीं है, लेकिन गुप्त जी ने उसमें राम कथा का एक पक्ष लिया है और बहुत सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत किया है। तो खंड काव्य में जीवन का कोई एक पक्ष या कुछ पक्ष लिए जाते हैं। प्रबंध महाकाव्य में कई पक्ष लिए जाते हैं। प्रबंध काव्य कहा ही इसलिए जाता है कि उसमें सब कुछ सुनिश्चित है। मतलब आप उसमें जो नियम कायदे हैं महाकाव्य के या खंड काव्य के, आप उनसे छूट नहीं ले सकते। जैसे ही आप छूट लेंगे, आप कुछ और बना देंगे, वो महाकाव्य या खंड काव्य नहीं रह जाएगा। कुछ लोगों ने क्या कहते हैं कि बाद में छंदमुक्त में भी इस तरह का प्रयास किया है। आत्मजयी को अगर आप देखेंगे, कुंवर नारायण की जो कृति है आत्मजयी, या बाद में बाजस्रवा के बहाने, आप चाहें तो चाहें क्या, ये है ही एक तरह से खंड काव्य ही है ये, लेकिन ये मुक्त छंद में लिखे गए हैं। यहाँ छंद मतलब वो परंपरागत छंद नहीं है। ये अतुकांत कविताओं की दुनिया के व्यक्ति थे कुंवर जी, और उन्होंने आत्मजयी जैसी रचना लिखी, बाजस्रवा के बहाने जैसी रचना लिखी। तो ये चीजें हैं। कविता का एक फॉर्म प्रशस्ति गीतों का भी होता है, जो प्रशंसा में लिखे जाते हैं, और इनकी एक लंबी परंपरा रही है। आज भी लोग लिख रहे हैं उसके। हर भाषा में ये होते हैं, हिंदी में भी हैं। और ये कोई मतलब कुछ खास संदर्भों को छोड़ दें तो प्रशस्त गीत कोई अच्छी चीज नहीं होती है। कुछ खास संदर्भ हैं प्रशस्त गीत के। सेना के लिए अगर आप लिखेंगे तो अच्छा है, राष्ट्र के लिए लिखेंगे तो अच्छा है, लेकिन जब लाभ लोभ के कारण ये चलने लगता है तो मामला दिक्कत में आ जाता है। आप देखेंगे कि रीति काल में इस तरह के प्रशस्ति काव्य बहुत हैं, और आज उनका ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है। कोई बड़ा महत्व अब कोई देखता नहीं है उनका। शोक गीत जो है हिंदी में, अगर आप इसको समझना चाहें तो सरोज स्मृति से बड़ा कोई शोक गीत नहीं है। अद्भुत कह सकते हैं आप उसे, एकदम मतलब भीतर तक द्रवित करने वाली रचना महाप्राण निराला की सरोज स्मृति। शोक गीत जाहिर है अपने नाम से ही प्रकट है कि इसमें किसी न किसी के जाने का दुख होता है, किसी के अवसान का दुख होता है, और ये कवि की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। और जिसके जाने का दुख है उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि शोक गीत का स्तर क्या होगा। यानी गांधी जी के जाने पर जब शोक गीत लिखे गए तो उन्होंने लोगों के अंतर्मन को छुआ, है ना। इसी तरह जैसा मैंने कहा कि अपनी पुत्री के निधन पर जब महाप्राण निराला ने सरोज स्मृति जैसी कविता लिखी कि धन्य मैं पिता निरर्थक,
तेरे हित कुछ कर न सका, जाना तो बस अर्था गमोपाय, पर रहा सदा संकुचित काय। पिता अपने को धिक्कार रहा है, युवा बेटी जा चुकी है, लौट कर नहीं आएगी। तो शोक गीत भी हिंदी में है, लेकिन कम है, और इस तरह के शोक गीत तो मतलब नहीं है। वैसे मैंने कहा ना कि कोई महान व्यक्ति जाए तो शोक गीत आए तो ठीक है। निराला को निजी जीवन के कारण जो शोक गीत लिखना पड़ा, किसी कवि को वह न लिखना पड़े, यही प्रार्थना करनी चाहिए, सोचना चाहिए इस पर। भक्तिपरक गीत, इनको दो तरह से देख सकते हैं। एक तो भक्ति साहित्य जो पूरा का पूरा है हमारा, वहाँ जो भक्ति परक रचनाएं हैं। गीत की जब बात करेंगे तो ये बाद का मामला आ जाएगा। जो गीत विधा है, उस विधा में जब विचार करेंगे तो जाहिर है कि गीत का जो अपना नियम है, छंद है, उसी के अनुशासन में भक्ति के गीत भी लिखे जाएंगे, लिखे जाते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में इस तरह की रचनाएं लोगों ने अपने आराधना के लिए लिखी हो तो ठीक है। साहित्यिक महत्व की कोई कृति भक्तिपरक गीतों की तो दिखाई नहीं देती पिछले 50-70 वर्षों में, उस ढंग से कि वो आए और हम उसे मुख्य धारा के साहित्य में देख पाएं और उसके महत्व को निर्धारित कर पाएं। लेकिन एक विधा है, प्रबंध काव्य पर मैंने बात की ही आप लोगों से अभी, कि इसे थोड़ा बहुत जाने। नीतिपरक कविताओं का ये मध्यकाल में इसका मतलब बहुत जोर रहा, और आप देखेंगे कि रहीम के जो नीति के दोहे हैं वो आपके भी कंठ में होंगे, हम सबके कंठ में हैं। बिहारी ने भी कुछ नीति के दोहे लिखे हैं, उन्होंने सिर्फ श्रृंगार की कविताएं नहीं लिखी हैं। तो मध्यकाल में नीति के दोहे बहुत कहे गए हैं, नीति की कविताएं बहुत कही गई हैं, और वो बहुत काम की हैं। वो जीवन को रास्ता दिखाने वाली कविताएं हैं, दृष्टि खोलने वाली कविताएं हैं। और मैं कह सकते हैं कि जब कवि लिख रहा होता है तो सिर्फ कवि का अनुभव नहीं होता है नीतिपरक में, वो मतलब मनुष्य जीवन के हजारों साल के अनुभव के बाद नीति की कोई पंक्ति निकलती है, कोई कविता निकलती है। तो हम रहीम के को याद कर सकते हैं, हम बिहारी के दोहे याद कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के आजकल भी कुछ लोग बीच बीच में लिखते रहते हैं। उसका महत्व है, अनुभव जब चीजें आ जाती हैं। तो बहुत तरह की कविताएं, मैंने कहा कि बल्कि अब इसमें शामिल करना चाहिए कि हिंदी में अब गजल भी आ चुकी है, और गजल निराला ने भी गजलें लिखी, और उसके भी पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसा नाम से उर्दू में गजलें लिखी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जिनको हम उनके महान गद्य और ब्रजभाषा में लिखी कविताओं के लिए जानते हैं, एक पूरे युग को प्रभावित करने के लिए जानते हैं, उन्होंने रसा नाम से गजलें भी लिखी थी। शायद यह बताने के लिए कि वो खड़ी बोली में कविता लिख सकते हैं, लेकिन लिख रहे हैं ब्रजभाषा में। भारतेंदु ने गद्य खड़ी बोली में लिखा, कविताएं ब्रजभाषा में लिखी। तो लेकिन जब उर्दू में रसा नाम से उन्होंने गजलें कहीं, तो वो कहीं। बाद में निराला के पास भी गजलें हैं, शमशेर बहादुर सिंह के पास तो बहुत अच्छी गजलें हैं। हम सब जानते हैं त्रिलोचन शास्त्री ने गजलें लिखी हैं, और बाद में दुष्यंत कुमार के नाम के साथ तो यह विधा जुड़ ही गई। आप सब साय में धूप नाम के उनके संग्रह से परिचित हैं। और अब तो एक लंबी पंक्ति है हिंदी में गजल लिखने वालों की, हालांकि उर्दू के लोग कहते हैं कि गजल कही जाती है, लिखी नहीं जाती है। तो एक कहते हैं कि गजल कह रहे हैं, गजल कह रहा हूं सुनिए। तो माना जाता है कि वो मतलब ऐसे ही कंठ में आती है और बसी रहती है, लेकिन अब लिखने का मामला है तो हिंदी में गजलों की एक बड़ी परंपरा बन गई है लिखने वालों की, तो उसको भी देखने और समझने की जरूरत है। बल्कि आजकल गीत अब कम लिख रहे हैं लोग, गजलें ज्यादा लिख रहे हैं लोग, शायद इसलिए कि वही जो मैं कह रहा था दोहा और शेर के मामले में, कि शेर आसानी से लोगों को कंठस्थ हो जाते हैं, लोगों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं, और दो पंक्तियों में आप कई बार वो बात कह लेते हैं जिसके लिए आप शायद 3-4 पन्ने भी खर्च कर दें तो नहीं कह पाते हैं। वो बात
नहीं बन पाती है। आप मिर्जा गालिब को याद करें, उनका कोई भी शेर याद कीजिए, कोई भी शेर, एक आप मिर्जा गालिब का याद कीजिए, मीर तकी मीर का याद कीजिए, मोमिन का याद कीजिए, है ना। आप देखें कि कैसे आप तुरंत ठहर जाते हैं, आप तुरंत रुक जाते हैं कोई भी शेर पढ़ते हुए या अशार पढ़ते हुए। अशार कहते हैं, शेर का बहुवचन है उर्दू में, अशार कहते हैं। लोग कहते हैं शेरों, शेरों अब हिंदी में चल गया है, लेकिन उसका बहुवचन जो है वो अशार ही होता है। तो आप आह को चाहिए उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। बाजी चाहे इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, जब वो कहते हैं होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। कोई भी आप मतलब तुरंत कोई भी पंक्ति चढ़ाती है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने कुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। या दुष्यंत के जो कोई भी शेर दुष्यंत कुमार का याद कर लीजिए, जिसे लोग बार बार उद्धृत करते हैं। कोई भी शेर, दुष्यंत का, माधव कौशिक का देख लीजिए, है ना। आपको लगेगा कि शायद आपकी ही अपनी बात की गई है, कही गई है। तो ये एक मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि यह एक नई विधा, एक नई चीज है जो जुड़ी हुई है, लगी हुई है। मैं आप लोगों से, जैसा मैं कह रहा था कि मैं कुछ समकालीन कविता पर बात करना चाहता हूं, और जिस फॉर्मेट में आपसे बात की गई है उस फॉर्मेट में मतलब अतुकांत कविताओं पर बात करना चाहता। अतुकांत माने जिसमें तुक ना हो, यानी कि किस तरह तुक ना हो। जैसे कोई भी कविता आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के साथ तुक मिलाने का मसला रहता है, तुक मिलता है और लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं और लगे रहते हैं। तो अतुकांत कविता में तुक नहीं मिलाया जाता, यानी कि छंद के नियमों का कोई पालन नहीं किया जाता है। वो गीत का मामला हो, पद का मामला हो, दोहे का मामला हो, सोरठा का मामला हो, कोई भी इस तरह की का जो नियम है, उस अतुकांत कविता में सिर्फ तुक का ही मामला नहीं है, उसका पालन ही नहीं किया जाता है। यानी कि पहली पंक्ति में अगर आखिरी शब्द रही है तो जरूरी नहीं है कि अगली पंक्ति में सही आ जाए और उसकी अगली पंक्ति में गही आ जाए, उसकी अगली पंक्ति में लही आ जाए, है ना। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मसलन मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत केदारनाथ सिंह की कोई एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने रखता हूं, और देखिए कि किस तरह से कविता जो है वो कोई भी एक छोटी सी कविता, जैसे केदार जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, आप सब उसको जानते हैं, और अलग अलग कारणों से लोग उस कविता को पढ़ते और सुनते हैं कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और मुलायम होना चाहिए। ये छोटी सी कविता है, ये सिर्फ प्रेम की कविता नहीं है, ये आत्मीयता के विस्तार की कविता है। आप चाहें तो इसे प्रेम कविता के रूप में पढ़ लीजिए, आप चाहें तो इसे मनुष्य और मनुष्य के रागात्मक संबंधों के रूप में पढ़ लीजिए। अब ये जो कविता आपके सामने मैंने रखी, इस कविता में कहीं भी आपको कोई तुक नहीं मिलेगा। एक लय है, एक प्रवाह है इस कविता में। ये ठस गद्य में नहीं लिखा गया है जैसे कि कोई पंफलेट लिखा जाता है, जैसे कि हम आलोचना की का कोई गद्य लिखते हैं। जैसे मैं कोई भी वाक्य यहां पढ़ दूं, अभी किसी भी निबंध का कोई वाक्य पढ़ दूं, तो ऐसे नहीं है। जैसे बहुत प्रसिद्ध कविता है उनकी कि माझी का पुल, मेरे गांव से दिखाई पड़ता है माझी का पुल, मैंने पहली बार स्कूल से लौटते हुए उसकी लाल लाल ऊंची मेहराबें देखी थीं। यह सर्दियों के शुरू के दिन थे जब पूरब के आसमान में सारसों के झुंड की तरह डैने पसारे हुए धीरे धीरे उड़ता है माझी का पुल। अब आपने सुना, इसमें कहीं कोई तुक नहीं है, कहीं पर यह दबाव नहीं है कि ये 13 मात्राओं से एक मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए या 11 मात्राओं से एक मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे दोहा मैं लिख रहा हूं,
तो दोहा में जो 4 चरण, मतलब उसके आधा आधा है नहीं, कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ठीक है ना। तो पहले चरण में 13 ही मात्राएं आएंगी, 14 मात्रा हुई तो कविता चाहे जितनी अच्छी बात कह रही हो, मात्रा तो गिरानी पड़ेगी, आपको मात्रा गिरानी पड़ेगी। उर्दू में गजल में लोग कुछ अलग तरह से कर लेते हैं, वहां पर मात्रा गिराने का यह है कि वो लोग छोटी करके पढ़ लेते हैं। हिंदी में ये छूट नहीं है, यानी कि वो लोग झटके से पढ़ लेते हैं तो उनके वहां मात्रा गिर जाती है। ही को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। की को मतलब की कर लेते हैं। तो उर्दू में ये गजल में मात्रा गिराने का एक नियम है, उस पर कभी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हिंदी में तो मात्रा नहीं गिरा सकते। यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा ही रहेगी, वो छोटी ई की मात्रा चाहे जितनी तेजी से आप पढ़ लें उससे गिनती में अंतर नहीं आएगा। तो दोहा लिखते हुए आपको अब 13 मात्रा की जिद में है आपकी, 13 मात्रा इधर, 11 मात्रा उधर, 13 मात्रा इधर, 11 मात्रा उधर। अब इधर 15 हो जाए, उधर 13 हो जाए, इधर 17 हो जाए और उधर 13 हो जाए, नहीं चलेगा। ये कविता चाहे जितनी अच्छी हो जाए, भाव आपके भीतर जो है वो मुकम्मल उसमें व्यक्त हो जाए, लेकिन छंद की दृष्टि से वो गलत हो जाएगा। मुक्त छंद की कविता, निराला ने जब कहा कि मनुष्य की तरह कविता की भी मुक्ति जरूरी है, तो यही कारण था। उन्होंने इसको इसलिए नहीं कहा था कि कोई भी आए और सोचे कि अब छंद नहीं है तो वो कवि बन जाए। कवि तो देखिए वही बन सकता है जो जिसमें कवि होने की क्षमता हो, जिसका अध्यवसाय बहुत गहरा हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो है ना, लगातार जो पढ़ेगा अपने को। अपने वहां भी आप देखें कि जब बात की जाती है तो वहां व्युत्पत्ति, अध्यवसाय और प्रतिभा तीनों की बात की गई है कवि होने के लिए, कि कवि वही हो सकता है जिसके पास ये तीनों चीजें होंगी, वही हो सकता है। सिर्फ प्रतिभा से भी कोई कवि नहीं हो सकता, सिर्फ व्युत्पत्ति के आधार पर भी कोई कवि नहीं हो सकता, सिर्फ अभ्यास के बल पर भी कोई कवि नहीं हो सकता। व्युत्पत्ति का मतलब जो ज्ञान है उससे परिचित होकर के, ढेर सारे ज्ञान से परिचित होकर के भी आप कवि नहीं हो सकते, और सिर्फ लगातार अभ्यास करके भी आप कवि नहीं हो सकते। तीनों का, यानी कि प्रतिभा आपका, अध्यवसाय, खूब अध्ययन आपका, वह, और उसके बाद अभ्यास, तीनों चीजें मिलाकर कवि बनता है। मुक्त छंद ने, निराला जब कह रहे थे मुक्त छंद की ओर आकर, तो राम की शक्ति पूजा जैसी कविता उन्होंने संभव की मुक्त छंद में। उन्होंने कविता संभव की राम की शक्ति पूजा जैसी। आप देखें पहली ही पंक्ति राम की शक्ति पूजा की, अगर वो छंद में बांधते तो बात नहीं आती कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर, लिखा रह गया राम रावण का अपराजेय समर आज का। वो तुकांत कविता नहीं है। आगे भी जब वो कहते हैं धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, तो बीच बीच में कहीं तुक आ जाता है, धिक जीवन जिसके लिए किया सदा ही शोध। फिर लेकिन अगली पंक्ति में नहीं आता कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, क्योंकि कविता में उन्हें बड़ी बात कहनी है और ये जो मात्रा विधान है वो उसमें बाधा बन रहा है। तो जो अतुकांत कविताएं आई वो दरअसल मुक्ति की तरह आई कविता के। कुछ लोगों ने उसे अपनी सुविधा बना लिया, लेकिन वो बड़े कवि नहीं माने गए। मुक्त छंद में भी बड़े कवि केदारनाथ सिंह या कुंवर नारायण या रघुवीर सहाय या विजय देव नारायण शाही सब लोग नहीं हैं। बहुत से लोग, हजारों लोग आते हैं चले जाते हैं, उनमें से कोई 5-10 बचता है, क्योंकि उसके भीतर कविता होती है। वो कविता की आंतरिक लय को जानता है, पहचानता है और अपनी कविताओं में लाकर उसे रख देता है। जब आप उसकी कविता से गुजरते हैं तो आपको लगता है कि आप कविता ही पढ़ रहे हैं, कोई मतलब गद्य में लिखी गई चीज है, लेकिन है ये कविता। विष्णु खरे जैसा कवि नितांत गद्य में लिखते हुए भी कविता संभव कर लेता है, क्योंकि वहां पर जो एक आंतरिक लय है वो उसको बना लेते हैं। एक जो पूरे जो प्राण वस्तु है कविता की, वो कहीं वो अविच्छिन्न रहती है, वो कहीं टूटने नहीं पाती है। इसको ध्यान में रख लेते हैं वो। तो जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गीत विधा कोई छोटी विधा है या दोहा कोई छोटी विधा की रचना है। वो सब महत्वपूर्ण है, महान लोगों ने लिखा है और महान रचनाएं संभव। लेकिन मुक्त छंद या अतुकांत के आने का कारण
निराला के ही शब्दों में कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति रही। महेश नारायण नाम के एक कवि हुए, माना जाता है कि पहली मुक्त छंद की कविता उन्होंने लिखी थी और वो कविता उपलब्ध है, आप उसे पढ़ सकते हैं। फिर निराला ने तो ढेर सारी कविताएं मुक्त छंद में संभव की। राम की शक्ति पूजा जैसी कविता भी मुक्त छंद में है, जैसा मैंने अभी निवेदन किया है आपसे। और भी उनकी कुकुरमुत्ता वगैरह की कविताएं हैं। उसके बाद अज्ञेय जैसी बड़ी उपस्थिति है हमारे पास, और आप अज्ञेय की कविताओं को पढ़िए, छोटी छोटी कविताओं को पढ़िए जिसमें वो सिर्फ दृश्य का वर्णन करते हैं, और देखिए वो आत्मा में उतर जाती हैं कविताएं। वहां कोई तुक नहीं है, वहां कोई गीतात्मकता नहीं है, लेकिन कविता का की जो आंतरिक लय है, जो अर्थ का तनाव है, जो उसकी प्राण वस्तु है, वो आपको बांध लेती है। तुकांत कविताओं की का एक सौंदर्य होता है कि आप उनको याद कर लेते हैं, आप के कंठ में वो बच जाती हैं। अतुकांत कविताएं उतनी आसानी से याद नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप गौर से पढ़ें, धैर्य से पढ़ें, तो वो भी याद हो जाती हैं, वो भी आपके पास रह जाती हैं। जो दूरी आप स्वाभाविक रूप से महसूस करते हैं, वो दूरी उसमें नहीं रह जाती। अतुकांत कविताओं को पढ़ने और पढ़ाने के लिए धैर्य की बहुत जरूरत पड़ती है, और हम सब अध्यापक हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी, हम सिर्फ पाठक नहीं हैं कि हमने केदारनाथ सिंह की एक कविता पढ़ ली या हमने अशोक वाजपेयी की कोई कविता पढ़ ली तो हम कुछ कर लेंगे। जैसे एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। तूफान आया था, कुछ पेड़ों के पत्ते टूट गए हैं, कुछ की डालें और कुछ तो जड़ से ही उखड़ गए हैं। इनमें से सिर्फ कुछ ही भाग्यशाली ऐसे बचे जिनका यह तूफान कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये लोग ठूंठ थे। यानी कि आप देखिए कितनी मार्मिक कविता है कि सिर्फ ठूंठ होते हैं जिनका कुछ नहीं बिगड़ता। जो भी जिसमें जीवन होगा वो प्रभावित होगा किसी भी आपदा से, विपदा से। शव प्रभावित नहीं होते हैं, जिनमें जीवन होगा वो प्रभावित होते हैं, और वही लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये कविता कितनी बड़ी बात कहती है छोटे से शब्दों में। तूफान आया था, कुछ पेड़ों के पत्ते टूट गए, यानी जिनके पास पत्ते हैं वही तो टूटेंगे। कुछ की डालें और कुछ तो जड़ से ही उखड़ गए। आती हैं विपदाएं, हम कोरोना काल में हैं, आप देखें जवान मौतें भी हो रही हैं, बड़ी उम्र की मौतें भी हो रही हैं। बचेगा कौन? अक्सर जब कोई आदमी किसी बात पर प्रभावित नहीं होता है तो कहते हैं कि वो पत्थर हृदय है। क्यों कहते हैं पत्थर हृदय है? एक तरह से ठूंठ होता है वो, मतलब वो मनुष्य की काया में भी मनुष्य नहीं होता है। तो एक छोटी सी कविता कितनी बड़ी बात कहती है। एक कविता है और मैं आपको सुनाता हूं कि मनुष्यों की तरह कोई कोई वृक्ष बिल्कुल मनुष्यों की तरह होते हैं, वे न फल देते हैं न छाया। गौर से सुनिएगा कविता को कि कोई कोई वृक्ष बिल्कुल मनुष्यों की तरह होते हैं, वे न फल देते हैं न छाया। एक हरे सम्मोहन से खींचते हैं और पहुंच में आते ही दबोच कर सारा खून चूस लेते हैं। उस वक्त बिल्कुल मनुष्यों की तरह हो जाता है सारा जंगल, एक भी वृक्ष आगे नहीं बढ़ता। जैसे हमारे वहां है, आतताई चौराहे पर किसी की हत्या करके चले जाते हैं और हम लोग तमाशबीन बने देखते रहते हैं। कविताएं बड़ी बात करती हैं। मुक्त छंद की कविताओं या अतुकांत कविताओं का सौंदर्य यह है कि वे दिखने में हो सकता है छोटी हों, लेकिन वो बातें बड़ी करती हैं। उनके जो सौंदर्य की परिधि है वो बहुत बड़ी है, बहुत दूर तक जाती है। आप उनके शब्द चयन को देखिए कभी गौर से कि कैसे शब्द चुनते हैं। जैसे केदार जी की कविता मैं आपको कह रहा था कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और मुलायम होना चाहिए। बहुत साधारण शब्द हैं, लेकिन ऐसे साधारण शब्द हैं जो ऊष्मा से भरे हुए हैं, जो अपने पाठक में भी ऊष्मा भर देते हैं। तो कवि को यह चुनना होता है कि कैसे शब्द उसकी कविता में आए। केशवदास जैसा बड़ा कवि क्यों अप्रासंगिक हो जाता है अपने तमाम शास्त्र के बावजूद, शास्त्र ज्ञान के बावजूद? क्योंकि कविता में प्राण नहीं रह जाता, कविता में जीवन नहीं रह गया उनके।
सब कुछ है, छंद है वहां, और ऐसा छंद है कि आप उसे कहीं से काट नहीं सकते, क्योंकि आचार्य हैं केशवदास, लेकिन घनानंद आचार्य नहीं है। उसी रीतिकाल में घनानंद आचार्य नहीं है, लेकिन घनानंद की कविता पढ़िए, वो आपके साथ साथ चलती है कविता, आपकी आत्मा की सहचर हो जाती है वो कविता, क्योंकि वहां प्राण है कविता में। तुम कौन सी पाठी पढ़े हो लला, मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं। ये सौंदर्य है कविता का। वो आचार्य कवि नहीं है, लेकिन कवि हैं, जीवन को समझते हैं, प्रेम को समझते हैं। हा? जिस रागात्मकता से यह दुनिया वास्तव में संचालित होती है या हो सकती है, उसकी पहचान में खड़े हैं, इसलिए बड़े कवि हैं। इसलिए बड़े कवि के रूप में हमारे सामने, अविस्मरणीय कवि के रूप में आते हैं। केशवदास बड़े आचार्य के रूप में आते हैं। उनकी कविता जादू नहीं कर पाती, उनका आचार्यत्व जादू करता है। मुक्त छंद की कविता में भी जो बड़े कवि हैं, कैसे वो जादू बिखेरते हैं, कैसे वो अपनी बात कहते हैं, यह हमें देखना चाहिए। छोटी छोटी कविताओं से, मुक्त छंद की कोई भी कविता आप उठाइए जो आपको पाठ्यक्रमों में पढ़ाने के लिए मिली हो, केदार जी की कविता हो, शमशेर की कविता हो, वो नागार्जुन की कविता हो, त्रिलोचन की कविता हो, केदारनाथ अग्रवाल की कविता हो, अरुण कमल की कविता हो, मंगलेश डबराल की कविता हो, विजयदेव नारायण शाही की कविता हो, किसी भी कवि की कविता हो, अगर वो आपको पढ़ाने के लिए मिली हुई है तो आप उसे देख सकते हैं, सामने रख करके चीजों को ले सकते हैं। तमाम कविताएं, कुंवर जी का संग्रह इस समय मेरे हाथ में सामने है, तो मैं इसको भी देख रहा हूं। वो सारी कविताएं, मूल रूप से मैं कहना यह चाहता हूं आप लोगों से मित्रों, कि जो मुक्त छंद की कविता है उसका भी एक तरह से अनुशासन है। कुछ लोग हैं जो उस अनुशासन को नहीं मानते, वो सोचते हैं कि अनुशासन की कोई जरूरत नहीं है, जो चाहो लिख दो, लंबी लंबी पंक्तियां लिख दो, छोटे छोटे वाक्य लिख दो, कविता बन जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप लिखेंगे, आप अपने संग्रह छपवा लेंगे, लेकिन वो कविता जीवित नहीं रहेगी, वो बनेगी नहीं, और बहुत सारे लोग शायद उसको माने भी ना कि वो कविता है। तो इन अतुकांत कविताओं के सौंदर्य शास्त्र पर जब बात करनी हो तो सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि कवि की जो कविता है उसमें आंतरिक लय है या नहीं है। एक पूरा का पूरा तनाव कविता में शुरू से आखिर तक है या नहीं है। जो प्राण वस्तु है कविता की, वह कहीं बिखर तो नहीं गई है। ऐसा तो नहीं कि कवि इतना मुक्त हो गया है कि कविता की प्राण वस्तु को ही नहीं संभाल पाया वो। तो कविता की प्राण वस्तु को संभाल पाया कि नहीं कवि, यह भी देखना अति आवश्यक है। भाषा का जो विन्यास है उसको भी देखने की जरूरत होती है। कैसे बहुत सादे शब्दों से या मुहावरेदार वाक्यों से कविता संभव की गई है, आप इसको भी रेखांकित कर सकते हैं। हर कवि का अपना अपना एक ढंग होता है कहने का। जैसे एक कवि हैं, अब तो युवा कवि नहीं कह सकते, हेमंत कुकरेती, वो कहते हैं कि दिल्ली से जाने वाले कहते हैं सपना है दिल्ली। सुनिएगा कविता, 4-5 पंक्तियों की कविता है कि दिल्ली से जाने वाले कहते हैं सपना है दिल्ली, जो यहीं रह जाते हैं रोते हैं, नींद नहीं आती दिल्ली में रात भर। यह दिल्ली की विडंबना है। दिनकर दिल्ली पर कविता लिखते हैं तो दिल्ली को सत्ता की नगरी और तमाम बात कहते हैं। दिल्ली में रहता हुआ एक कवि जब दिल्ली को समझता है तो वो दिल्ली के दुख को भी समझता है कि दिल्ली सपना भी है, लोग दिल्ली में आकर बसना भी चाहते हैं और दिल्ली को कोसते भी रहते हैं कि हाय दिल्ली, दिल्ली में ऐसा, दिल्ली में वैसा। तो एक जो विडंबना है कि एक शहर की जो विडंबना है, एक सत्ता केंद्र की जो विडंबना है, दिल्ली सिर्फ सत्ता केंद्र नहीं है, दिल्ली मजदूरों की भी दिल्ली है, दिल्ली निम्न मध्यवर्गीय लोगों की भी है, दिल्ली मध्यवर्गीय लोगों की भी है, दिल्ली अभिजाति वर्गीय लोगों की भी है और सत्ताधीशों की भी है। तो सिर्फ एक दिल्ली को अगर आप देखेंगे तो अन्य दिल्ली छूट जाएगी आपसे। यह छोटी सी कविता एक शहर के रूप में दिल्ली की पूरी विडंबना को रेखांकित कर देती है। एक आयरनी है जो दिल्ली होने की, कि वो सपना भी है लेकिन अपना नहीं है। दिल्ली जो अपना तो चाहती है, कोई उसको नहीं दे पाता। सब उसे किन्हीं न किन्हीं कारणों से
ना, या तो उसको पाना चाहते हैं या उसे कोसते हैं। जो पा जाता है कोसने लगता है। तो कितने सुंदर ढंग से मुक्त छंद में इस आयरनी को, इस विडंबना को हेमंत रेखांकित कर देते हैं, ये देखने की जरूरत है। यही करती है अतुकांत कविता। अतुकांत कविता कोई छूट नहीं है, वो कविता की फैक्ट्री बनाने का रास्ता भी नहीं है कि जो चाहे वो जो चाहे वो कवि बन जाए, सहज संभाव्य है, ये नहीं हो सकता। आप लिखते रहिए। अगर कोई अच्छा पाठक होगा, अच्छा शिक्षक होगा, अच्छा आलोचक होगा, तो वो देखेगा कि प्राण वस्तु क्या है कविता की, और वो सुरक्षित है या नहीं। सचमुच कोई प्राण वस्तु है या नहीं, सिर्फ बिखरी बिखरी बातें तो नहीं है। वो चाहे प्रेम की कविता हो, राजनीति की कविता हो, संस्कृति चिंता की कविता हो, सामाजिक चिंता की कविता हो, इन सबको ध्यान में रख करके वो देखेंगे और कहेंगे। बहुत सारी बातें हैं मित्रों कहने के लिए, तो मैं कहता चला जाऊंगा। संजय जी, संजय जी कोई है? जी जी, तो क्या करना है अभी? अभी 5:30 तक है। नहीं, कुछ लोग सवाल वगैरह भी करेंगे। हाँ, सवाल करेंगे 5:15 तक, आप अगर हो जाए। हाँ नहीं, अब मैं अभी भी चाहे तो सवाल ले सकते हैं, बात तो मैं 5:30 तक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल पे कीजिए। हाँ जी, हाँ जी जी, प्रणाम। आपने हम लोगों के लिए इतना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के, और फिर हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।